चना मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर एक बड़ा टैरिफ बम फोड़ा है। 50% टैक्स, भारत से जो सामान जाएगा अमेरिका, उस पर 50% टैक्स लगेगा। पीएम मोदी भी एक्शन में है। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है रास नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मोदी पुतिन की जो दोस्ती है इसमें मोदी पुतिन से तेल खरीद रहे हैं, पुतिन के पास पैसा आ रहा है और पुतिन अब तक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन से भारत दोस्ती तोड़ दे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। इस बीच पीएम मोदी ने दूत एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भेज दिया है रूस। मॉस्को में पुतिन और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। अजीत डोभाल रणनीतिकार और चाणक्य भी माने जाते हैं। जिस दौर में ट्रंप भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन से मत मिलो, उस बीच डोभाल पुतिन से मिलने पहुंचे। लेकिन ट्रंप आज व्हाइट हाउस की छत पर थे और व्हाइट हाउस की छत पर कह रहे थे मैंने अपनी सैलरी देश को समर्पित कर दी है। Just another way to spend my money for the country. More ways to spend my money. Anything I do is financed by me, so you know where it's contributed. Just like my salary is contributed, but nobody ever mentioned. Just another way to spend my money for the country. More ways to spend my money. ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन, जो कर्तव्य पथ पर निर्माण कार्य चल रहा था, आज उसके उद्घाटन में पहुंचे थे। यहां कई मंत्रालय शिफ्ट किए जाने कर्तव्य भवन में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप भारत रूस की दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए भारत ने अपने जेम्स बॉन्ड को पुतिन से मिलने भेज दिया है। अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात की तस्वीर देखकर ट्रंप की नींद उड़ गई होगी। भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही क्यों ना हो। ट्रंप की धमकी के आगे दुनिया के 100 से ज्यादा देश घुटने टेक चुके हैं, लेकिन मोदी के लिए देश हित सबसे बड़ा है। ट्रंप कितना भी भन्नाएं, गुस्सा करें, 50% टैरिफ लगाएं, मोदी पुतिन से कई और डील करने के लिए अजीत डोभाल को रूस भेज चुके हैं। और आइए अब आपको बताऊं ट्रंप क्या कर रहे थे और क्या किया है और हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया है कि हम किसी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% और टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर यह टैरिफ लगा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए थे और दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत से डील हो जाएगी, लेकिन भारत ने कहा मेरे हित, हमारे हित अपने पहले हैं, उन्हें हम ध्यान में रखेंगे। इससे दोनों देशों में डील पर सहमति नहीं बन सकी।
ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर 50 दिन की डेडलाइन दी हुई थी, वो डेडलाइन कल खत्म हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों का पुतिन पर असर नहीं हुआ है। इसके बाद ट्रंप रूस से करीबी देशों को टारगेट कर रहे हैं जो रूस के नजदीकी देश हैं। भारत रूस से तेल के साथ हथियार खरीदता है। ट्रंप को लगता है कि इसी वजह से सीज फायर नहीं हो पा रहा है। पुतिन इसी वजह से रुक नहीं रहे हैं क्योंकि वो तेल बेच रहे हैं और पैसा मिल रहा है उन्हें। ब्रिक्स की ताकत ने भी ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये सारे देश ब्रिक्स में हैं। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है ट्रंप ने। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच फुल एक्शन में अब भारत है। अमेरिका से तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके हैं। डोभाल के रूस दौरे की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया है कि भारत रूस की दोस्ती पर अमेरिका के दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका के दबाव में भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता है। अमेरिका से कोई भी डील भारत के हितों के खिलाफ नहीं होगी। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच डील होने वाली है। S-400 को लेकर भारत रूस में बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाक के छक्के छुड़ा दिए थे। डोभाल के बाद जयशंकर भी मॉस्को दौरे पर जाएंगे। अब आपको बताऊं कि दरअसल ये टैरिफ है क्या, जिस टैरिफ को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिका दबाव बनाता जा रहा है, बाकी के देश घुटनों पर आ गए अमेरिका के आगे। जरा देखिए टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए। भारत से बनकर सामान या कोई भी सामान जब अमेरिका जाएगा उस पर ट्रंप टैक्स लगा देंगे 50%। विदेश से आने वाले सामान पर इस टैक्स को लगाया जाता है, यानी विदेशी सामान पर एक तरीके का आयात शुल्क है। ये हर देश के सामान पर ये अलग अलग हो सकता है। ट्रंप ने हर देश पर अलग अलग लगाया है, भारत पर 50%। जैसे ट्रंप हर देश पर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, इससे होगा क्या, घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। भारत से कोई चीज 100 रुपए की जाएगी, 50% टैरिफ लग गया तो वो वहां जाकर 150 की हो जाएगी। टैरिफ से सरकार को सीधे आमदनी बढ़ती है। कोई सामान $50 का है, उस पर 10% अगर टैरिफ लग गया तो उस सामान की कीमत सीधे $11 हो जाएगी अगर वो 10 का है तो। और ये $1 सीधे सरकार के खजाने में जाता है। वैसे इसका मुख्य मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होता है, घरेलू उद्योगों और कंपनियों को बढ़ावा देना इसका मकसद होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैरिफ से आपसी व्यापार बिगड़ सकता है। मनमाने टैरिफ से सहयोगी देशों पर दबाव पड़ सकता है और वो भी जवाबी टैरिफ यानी आयात टैक्स बढ़ा सकते हैं। इसे सरल भाषा में समझिए कि भारत में अगर कोई चीज बनती है और वो भारत से अमेरिका जाएगी, अमेरिका में 50% टैक्स लगेगा, उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। 100 रुपए की चीज 150 में बिकेगी। इससे फायदा ट्रंप को यह होगा कि वहां जो लोकल बनने वाला प्रोडक्ट है और उत्पाद है वो उसके मुकाबले सस्ता होगा, तो लोकल मार्केट उनकी बढ़ेगी। भारत में नुकसान ये होगा, सामान वहां महंगा बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो यहां उसका उत्पादन रुक जाएगा। उत्पादन रुकेगा तो लोगों का रोजगार चला जाएगा। सुनिए जरा फॉर्मर एम्बेसडर क्या कह रहे हैं इस पर। ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, इन सब कंट्रीज के ऊपर में ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा वो ये ट्रेड करें। मेरा मानना ये है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे, लेकिन देखिए हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। तो ये चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दीज पावर्स, दीज लीडर्स, इंडिया विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इंडिया ने और बहुत सारे ऐसे मुकाम देखे हैं अपनी जर्नी में और मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बिग डील। और देखिए इधर हम आपको खबर बता रहे हैं, उधर हिंदुस्तान ने अमेरिका को जवाब दे दिया है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि भारत ने अमेरिका को उसी के शब्दों में जवाब दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का तगड़ा जवाब। टैरिफ बढ़ाने का अमेरिका का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, फैसला गैर जरूरी है, अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा, राष्ट्रीय हित के लिए सारे कदम उठाएंगे।
अमेरिका के इस कदम का हम विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है और अमेरिका को कड़ा जवाब दे दिया है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत पुतिन से दोस्ती तोड़ दे, लेकिन अमेरिका ने आज देखिए अपने दूत को भेजा है। अमेरिकी दो दूत रशिया पहुंच गए, मॉस्को पहुंच गए, जहां वो पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात का मकसद यह भी है क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग ट्रंप रुकवाना चाहते हैं और पुतिन रुक नहीं रहे। ट्रंप कह रहे हैं भारत तेल खरीदना बंद करे, पुतिन के पास पैसा कम होगा तो पुतिन जंग खुद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कल उनके 50 दिन की डेडलाइन का आखिरी दिन है, तो ट्रंप के दूत पहुंचे हैं, शायद जंग रुक जाए। लेकिन ट्रंप चाहते हैं भारत तेल ना खरीदे पुतिन से, लेकिन ट्रंप खुद पुतिन से क्या क्या खरीदते हैं उसमें से एक चीज क्या, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यूरेनियम। बहुत यूरेनियम है रूस में और यह यूरेनियम ट्रंप खरीदते हैं, अमेरिका खरीदता है पुतिन से, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत तेल खरीदे तो दिक्कत है। और यही सवाल एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से आज पूछ लिया। ये देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और पत्रकार ने सवाल पूछा है कि आप खुद यूरेनियम खरीदते हैं तो क्या बोलेंगे, तो कह रहे हैं मुझे पता नहीं। Their energy import. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President. India says that the US. तो ट्रंप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हम पुतिन से यूरेनियम भी खरीद रहे हैं। तो देखिए ट्रंप की पोल खुल गई पत्रकार के सामने। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप भारत पर हमलावर है, लेकिन खुद अमेरिका भी रूस से कई सामान आयात करता है। यूक्रेन से जंग के बीच अमेरिका रूस से सामान खरीद रहा है। अमेरिका के साथ यूरोप के देश भी रूस से आयात कर रहे हैं। इन सब के लिए ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में अमेरिका रूस में 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। अमेरिका ने रूस से करीब 25,000 करोड़ का सामान आयात किया है, जबकि 4,600 करोड़ रुपए का निर्यात अमेरिका ने रूस से किया है। 2023 में अमेरिका ने रूस को सोचिए 48,000 करोड़ का निर्यात किया है। मतलब जंग के बीच दोनों देशों में खूब कारोबार हो रहा है। लेकिन भारत चीन के तेल खरीदने से ट्रंप को परेशानी है। रूस अमेरिका से कई तरह के खनिज और धातु आयात करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम भी खरीदता है रूस से। निकल, पैलेडियम, टाइटेनियम धातु भी आयात किए जाते हैं रूस से। रूस दुनिया के प्रमुख उर्वरक उत्पादों में से एक है और अमेरिका रूस से नाइट्रोजन, पोटाश जैसे उर्वरक आयात करता है। ये उर्वरक कृषि में इस्तेमाल होते हैं, खेती बाड़ी में। अमोनिया सहित कई कुछ रसायन भी अमेरिका रूस से खरीदता है। अमेरिका के रूस से यूरेनियम खरीदने पर ट्रंप चुप है। ट्रंप को पता नहीं कि अमेरिका रूस से आयात भी करता है। भारत सहित कुछ देशों ने अमेरिका को आईना दिखा दिया था, रूस से आयात करने वाले सामानों की लिस्ट बाकायदा जारी कर दी थी और यह ट्रंप को बहुत चुभी है। और वही सवाल पत्रकार ने भी पूछा है, सुनिए फिर से। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. भारत कहता है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर्स खरीदता है और तेल खरीदने पर भारत की आलोचना करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? I don't know anything about it. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसकी जांच करनी होगी, पता करके आपको बताऊंगा। I'd have to check, but we'll get back to you on that. अब सोचिए जरा, ट्रंप चाहते हैं भारत तेल ना खरीदे रूस से, लेकिन जिनपिंग जो है, तस्वीर देख रहे हैं ट्रंप और जिनपिंग की साथ में। जिनपिंग यानी चीन रूस से खूब तेल खरीद रहा है और चीन रूस से तेल खरीदने में नंबर 1 देश है, लेकिन ट्रंप चीन पर खामोश है। अब आपको सच्चाई बताऊं कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या है। ट्रंप चीन पर क्यों उनकी बोलती बंद हो जाती है, उसके पीछे वजह है ये, देख रहे हैं आप। दरअसल ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने से नाराज है और लेकिन भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल नहीं खरीदता है। भारत से ज्यादा चीन रूस से तेल खरीदता है। चीन रूस से 47% कच्चे तेल का आयात करता है और कोयला और गैस खरीदने में भी चीन भारत से आगे है। इसके बावजूद
ट्रंप चीन को रियायतें दे रहे हैं। चुनाव कैंपेन में ट्रंप चीन पर तीखा हमला करते हैं, लेकिन अब चीन के खिलाफ नरम तेवर दिखा रहे हैं। दावा है चीन ने दुर्लभ खनिजों की सप्लाई कम कर दी है। अमेरिका के हथियार प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ रहा है। ये पुतिन है, संभव है यहां जिनपिंग होते। जिनपिंग दरअसल अमेरिका के साथ ये सारी डील करते हैं। फाइटर जेट से बुलेट बनाने में अमेरिका को मुश्किलें हो रही हैं। ट्रंप से चीन पर शुरुआत में 145% ट्रंप ने टैरिफ लगाया था चीन पर। इसके बाद चीन ने भी 125% तक टैरिफ लगा दिया। साथ ही दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोककर करारा जवाब दिया था। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 30% कर दिया है। अमेरिका भी फाइटर जेट मिसाइल बनाने में संघर्ष कर रहा है। ड्रोन बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी को ऑर्डर 2 महीने टालना पड़ा है। फाइटर जेट के इंजन में सैमरियम चुंबक का इस्तेमाल होता है और अमेरिकी कंपनी ने इसे कीमत से 60 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा है। 80,000 से ज्यादा पुर्जे चीन के महत्वपूर्ण खनिजों से बनते हैं। अमेरिका चीन से स्मार्टफोन से जूते तक आयात करता है और कंप्यूटर, खिलौने, वीडियो गेम, हीटर अमेरिका खरीदता है। लिथियम आयरन बैटरी, फर्नीचर, बुना हुआ स्वेटर भी आयात करता है। मोटर वाहन के पुर्जे, कपड़े, लोहे के सामान, ये सब चीन से खरीद रहे हैं ट्रंप, इसलिए चीन पर चुप है। अमेरिकी बाजार में चीनी सामान बड़ी मात्रा में मौजूद है और इसी वजह से ट्रंप की चीन के सामने बोलती बंद है। और खुद ट्रंप की सहयोगी निकी हेली ने ट्वीट किया है। वो ट्रंप की इस हरकत पर क्या कह रही हैं? वो लिख रही हैं, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चीन जो है वो चीन, रशिया और ईरान दोनों से खरीद रहा है और 90% टैरिफ उस पर रोक दिया गया है। किस पर? चीन पर। इसलिए वो लिख रही हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब मत करो। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिख रही हैं कि चीन पर खामोश हो लेकिन भारत से रिश्ते खराब कर रहे हैं। सुनिए जरा, ट्रंप से यही सवाल भी पूछा गया, क्या कह रहे हैं? I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. मैंने We'll see what टैरिफ happens over प्रतिशत the को next लेकर कुछ नहीं fairly कहा, short period of time. लेकिन इतना तय है कि ऐसा कुछ जरूर होगा। Yep. You know, they have a meeting हमें देखना tomorrow. होगा कि We have a आगे meeting क्या with होता Russia है। tomorrow. आपको We'll see पता what ही है कि happens. कल मुलाकात होने वाली है। रूस के साथ कल हमारी मुलाकात होगी। हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद सब कुछ तय होगा। You know, they have a meeting tomorrow. We have a डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, अब समझिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। आखिर पीएम क्यों जा रहे हैं जिनपिंग से मिलने? इस वक्त हालात समझिए कि दुनिया में क्या हालात हैं, क्या स्थिति पैदा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मुलाकात में जाने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ कांड के बीच बड़ी मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात होगी। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में चीन के दौरे पर गए थे। पीएम के तौर पर मोदी का यह छठा चीनी दौरा होगा। आखिरी बार रूस में मिले थे मोदी और जिनपिंग। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना हुई थी और भारत पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़े हैं। एससीओ का उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना है। जाहिर है इस बैठक में ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में टैरिफ पर भी बात होगी क्योंकि ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। इस बैठक में पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन दौरे पर गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग से मुलाकात की थी। सुनिए जरा, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, पूरे देश के लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश के लोगों का क्या कहना है ट्रंप की इस हरकत पर, वो सुनिए। मोदी जी तो जवाब देंगे ही देंगे क्योंकि वो 140 करोड़ देश के लोगों की आवाज़ है और जो मोदी जी जवाब देंगे उससे ज़्यादा हम भारतीयों को सोचना चाहिए कि अब हमें स्वदेशी तंत्र को अपनाना चाहिए
वो अपने टैरिफ को भूल जाएगा। ऐसा तो ट्रंप ने तो करना उसने तो अपना कार्ड खेलना था। बस झुकेगा वो ही, अमेरिका झुकेगा। पर मोदी जी को भी इतना ज़्यादा निकटता नहीं करनी चाहिए थी ना ट्रंप से। तो निकटता के कारण ही इन्होंने टैरिफ लगाया, क्योंकि हमारी मित्रता जो है रशिया के साथ ज़्यादा है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए, और अपने देश का जो भी चीज़ हम लोग, चाहे वो कपड़ा है या कोई भी डेकोरेट हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो असल में क्या, रूस से जो हिंदुस्तान की जो दोस्ती है और उसका लेना देना है, तो हमारा हिंदुस्तान तो उससे ही ज़्यादातर बिजनेस करेगा ना। अब सवाल यह है कि बहुत से देश तो झुक गए। एक तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री ब्राजील गए थे और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले थे पीएम मोदी। पीएम मोदी की उनसे मुलाकात के बाद अब अगली तस्वीर देखिए जरा। ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंचे पुतिन से मिलने के लिए। रूस में मुलाकात हुई दोनों की। ब्राजील इसलिए भी नाराज है क्योंकि ब्राजील पर ट्रंप ने पहले से ही 50% टैक्स लगा दिया है। यानी ब्राजील का जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर 50% टैक्स लगेगा। इसलिए लूला डी सिल्वा गुस्से में वो कह रहे हैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, मैं मोदी से बात करूंगा। देखिए जरा, ट्रंप के आगे 100 से ज्यादा देश ट्रंप के आगे झुक चुके हैं। ट्रंप की धमकी और दादागिरी के आगे अमेरिका के सामने ब्रिटेन, जापान सरेंडर कर चुके हैं। टैरिफ की मार से बचने के लिए 100 देश झुक गए हैं। यूरोपीय यूनियन 51 लाख करोड़ का निवेश करेगा। इसके बाद यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ भी कम होगा। समझौता करने पर 10 से 20% टैरिफ लगा है। जिन देशों ने समझौता नहीं किया उन पर 25 से 50% टैक्स लग गया है। ब्राजील, भारत समेत कई देशों ने ट्रंप से समझौता नहीं किया। अमेरिका ने ब्राजील पर पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति से बात करने की अपील की थी। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने करारा जवाब दिया है, ट्रंप से नहीं, मोदी और जिनपिंग से चर्चा करना चाहूंगा। टैरिफ पर ट्रंप से किसी तरह की बात नहीं करूंगा। WTO में ट्रंप की नीतियों को लेकर शिकायत की गई है। बहुत सख्त लहजे में क्या कुछ कह रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, जरा उन्हें सुनिए। टैरिफ पर ट्रंप से किसी तरह की बात नहीं करूंगा। ट्रंप से नहीं, मोदी और जिनपिंग से चर्चा करना चाहूंगा। तो चारों तरफ ट्रंप घिरते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कई बड़ी पावर, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, भारत हो, एक साथ आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। इन सब से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन पर उद्घाटन कर रहे थे। ये कर्तव्य भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये वो निर्माण है जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, और इसके निर्माण के दौरान विपक्षी दलों ने बहुत हंगामा भी किया था कि पूरा इसका जो लुक है कर्तव्य पथ का वो खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अब कर्तव्य भवन बनकर तैयार है। यहां कई मंत्रालय शिफ्ट होने। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है कर्तव्य भवन की इमारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब आपको दिखाता हूं कर्तव्य भवन की अगली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वर्कर्स से मिले हैं जिन्होंने इस भवन का निर्माण किया है, दिन रात एक करके इसे बनाया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, कर्तव्य भवन पहले कैसे दिखता था। ये है पहले की तस्वीर, यानी जब ये पुरानी इमारत थी ये इस तरह से दिखता था। आप देख रहे हैं यहाँ ये मंत्रालय थे। ये इमारत जर्जर हो चुकी थी। इमारत की हालत देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये अगर भारत के मंत्रालय यहाँ दफ्तर थे उनके, देख रहे हैं ऊपर लोहे के खंभे लगे हुए हैं, प्लास्टर टूट गया है। अब देखिए ये कूलर लगे हुए हैं। अब देखिए यही कर्तव्य भवन जहां ऑफिस शिफ्ट होना है वो कैसा दिखेगा। यह है उसकी तस्वीर, नए भारत की नई तस्वीर, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेशशील एवं का निर्वहन करेंगे। इन इमारतों से मंत्रालयों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे जनता के काम आसान होंगे। और आइए अब आपको बताऊं कर्तव्य भवन में क्या होगा, कैसा बना हुआ है और पीएम मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन
03 यानी तीसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और इसमें ग्राउंड फ्लोर सहित 7 फ्लोर हैं। कर्तव्य भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है। कर्तव्य भवन में 24 कॉन्फ्रेंस रूम हैं और हर रूम में 45 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहां एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। इसमें क्रैच, योग रूम, मेडिकल रूम, कैफे, किचन और हॉल है। यहां गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस इसके अंदर होंगे। पीएम ने कहा 100 साल से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में, कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में है। सालाना 1500 करोड़ रुपए किराया देना पड़ता है। कर्तव्य भवन 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 03 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया। इसे दिल्ली के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर तालमेल और कामों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्डिंग में सेंसर बेस्ड एलईडी लाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली रीजनरेटिव लिफ्ट भी लगी हुई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल उत्तराखंड से जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, अब वहां तबाही का मंजर है जो अपने पीछे निशान छोड़ गया है। बादल फाड़ तबाही से त्राहिमाम। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये एक और तस्वीर सामने आई है। कल जब बादल फटा था उस वक्त का मंजर है ये, किस तरह मलबा आगे आया था और उसके बाद धराली तक पहुंचा था। थोड़ा का कम है क्या? बहुत मरी। अब देखिए, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप बादल फटने से पहले की देख रहे हैं और देख रहे हैं सारे घर आपको नजर आ रहे हैं। ये घर नजर आ रहे हैं आपको, इधर भी आपको घर नजर आ रहे हैं, ये घर आपको नजर आ रहा है। ये हूबहू दूसरी तस्वीर में देखिए जरा, सब सपाट हो चुका है क्योंकि मलबा आया है और मलबे ने सब सपाट कर दिया है। अब आपको घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो घर मैंने आपको ऊपर दिखाया था सिर्फ वो दिख रहा है, उसके आगे के सारे घर गायब हो गए। उस सब के ऊपर मलबा है। अब सोचिए, अगर घर 10 फीट 15 फीट 20 फीट ऊंचे थे, उनके जो फ्लोर थे, तो वो सब गायब हो गए। उन सब के ऊपर मलबा आ गया है। तो सोचिए, मलबा 20 25 30 फीट ऊंचा मलबा था जो सब कुछ समेट कर चला गया। इसके नीचे कौन है, कौन दबा है, यहां अब तक रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच पाई है। वजह यह है कि सारे रास्ते कट गए। धीरे धीरे करके रेस्क्यू की टीम पहुंच रही है और उसके बाद पहुंच तो रही है, लेकिन अपने साथ वो संसाधन, वो उपकरण नहीं ले जा पा रही है जिससे यहां खुदाई की जा सके, मलबा हटाया जा सके। ये दूसरी परेशानी। अगली तस्वीर ये देखिए जरा, ये घर देख रहे हैं, पूरा घर दब चुका है मलबे में। ये सब मलबे में दबे हुए घर हैं, चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, पूरा आधा दब गया है घर। अब सोचिए, ये घर है, यहां होटल भी है, यहां रेस्ट रूम भी है, यहां होम स्टे भी है। बहुत से सैलानी यहां मौजूद थे जो रह रहे थे, किसी का कुछ पता नहीं। 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं अभी। और इस स्थिति से निपटने के लिए देखिए रास्ते कट गए। मुश्किल ये है, एनडीआरएफ को, बहुत से लोगों को इस तरह से पहुंचना पड़ रहा है। अलग अलग जगह जहां एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी उन सबको धराली भेजा गया है। तो अलग अलग जगहों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देखिए उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक की है। क्या हालात है इस वक्त धराली में, इसके बारे में बातचीत की है। सबसे पहले देखिए पीएम के सामने उत्तराखंड से आने वाले नेता अनिल बलूनी मौजूद हैं। उनके बगल में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं और उसके बगल में अजय भट्ट बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का आश्वासन भी दिया है। दूसरी तरफ एक्शन शुरू हुआ है। तस्वीर देखिए जरा, खुद सीएम धामी एरियल सर्वे करने पहुंचे हैं।
वहां पर जाकर ग्राउंड जीरो पर उन्होंने देखा है कि तबाही कहां से कहां तक आई है, कैसे मदद की जा सकती है, कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा सकता है। उसके बाद देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर उतार दिया गया है क्योंकि सारे रास्ते टूट गए हैं। अब वहां पहुंचने का जरिया है हेलीकॉप्टर, हवाई सेवा। दूसरी तरफ बहुत से लोग धराली में घायल भी हैं, जिनके लिए एम्बुलेंस अलग अलग जिलों से वहां पहुंच रही है, लेकिन परेशानी यही आ रही है कि रास्ता टूटा है। जो लोग घायल हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ही अस्पतालों तक ले जाया जा सकता है और वही कोशिशें हो रही हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये हेलीपैड जो बने हुए हैं वहां तक लोगों को लाया जा रहा है एम्बुलेंस से और उसके बाद उन्हें ले जाया जा रहा है। सीएम मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। देखिए जो घायल एम्बुलेंस में हैं उनसे सीएम धामी खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनसे हालात के बारे में पूछ रहे हैं। और अभी जो पत्थर पड़े हुए हैं, देखिए ये जो पत्थर हैं उन्हें हटाने का काम जारी, क्योंकि कई सड़कें अलग अलग जगह भूस्खलन हुआ है, सड़कें जाम हो गई हैं, उन सड़कों को, उन रास्तों को खोला जा रहा है। और आइए अब आपको बताऊं कैसे ग्राउंड जीरो पर एक्शन हो रहा है, कैसे बचाव और राहत का कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 4 टीमों को लगाया गया है और इनमें से हर टीम में करीब 35 जवान शामिल किए गए। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने के काम में लगाई गई है, साथ ही मलबे में फंसे शवों को खोजने का काम भी कर रही है। कीचड़ से शवों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ ने खोजी कुत्ते उतारे हैं। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू चल रहा है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है, जबकि इलाके में 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। घटना के बाद से महाराष्ट्र के 24 और केरल के 28 पर्यटक भी गायब हैं। धराली, हर्षिल, सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और प्रशासन के मुताबिक बादल फटने से 50 इमारतें जमींदोज हुई हैं। इसके अलावा 2 चिनूक, 2 MI-17 और सिविल हेलीकॉप्टर लगाए गए। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो 11 से 12 टन वजन उठा सकता है और बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने में सक्षम है, इसलिए इसे लगाया गया है। सड़कें बर्बाद होने से चिनूक के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ फंसे लोगों को खाना, दवाइयां पहुंचाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ भी लगी है। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। लगभग 150 जवानों की 6 टीमों को बचाव कार्य में उतारा गया। ये टीम मलबे, कीचड़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ टीम को मलबा, कीचड़ हटाने में लगाया गया है। आईटीबीपी की 100 जवानों की कई टीमों को मैदान में उतारा गया है। इनमें रेस्क्यू टीम के साथ ही मेडिकल टीम भी शामिल की गई है। लोगों के रेस्क्यू के साथ ही मेडिकल सेवा में भी इन्हें लगाया गया है। सेना के भी 200 से ज्यादा जवानों को रेस्क्यू में लगाया गया है। इनमें सैनिकों के साथ ही सैन्य इंजीनियर्स भी शामिल किए गए हैं। इंजीनियर्स की टीम मलबा हटाने और रास्तों को बहाल करने में लगी हुई है। साथ ही दूसरी टीम ड्रोन समेत दूसरे उपकरणों से लोगों को खोज रही है। सुनिए जरा एनडीआरएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं।
मोहसिन शाहिदी जी। सर, कल जो हादसा हुआ उसके बाद से अब तक क्या अपडेट है रेस्क्यू को लेकर? देखिए, अपडेट ये है कि वहाँ पर जो अभी आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी है, बीआरओ है, एसडीआरएफ है, वो अभी राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और राहत शिविर भी बनाए गए हैं। ये कार्रवाई चल रही है अभी, क्योंकि जो डिजास्टर साइट है, बड़ा फैलाव है इसका, उसमें वक्त लगेगा। कार्रवाई चल रही है और एनडीआरएफ की टीम जो है वो रास्ते में है। रोड बाधित है, कंटिन्यूस लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण जो मूवमेंट है वो थोड़ा बाधित है। और जैसे ही रास्ता खुलेगा हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर पहुँचाएंगे। हमारी एनडीआरएफ की टीम 3 टीमें रास्ते में मौजूद हैं और 2 टीम एयरपोर्ट पर हैं एयरलिफ्ट करने के लिए। अच्छा, कुछ और जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है, क्या वहाँ पर भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाए? जी, ये तकरीबन नज़दीक का ही एरिया है, जहाँ पर जैसे आपको बताया हमने कि हर्षिल में और सुकी टॉप में भी ये घटना हुई है। हालांकि वहाँ पर आर्मी के 11 जवान बताए जा रहे हैं मिसिंग, और सुकी टॉप में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि वो आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। अभी तक क्या एनडीआरएफ की टीम को एयरलिफ्ट किया गया है या एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है? जी, एयरलिफ्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है। मौसम खराब है, इसकी वजह से अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब आइए आपको बताऊं इतने ज्यादा बादल क्यों फट रहे हैं। पिछले दिनों हिमाचल से भी खबरें आई, बहुत बादल फटे। अब उत्तराखंड में भी, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की एक और वजह है। कल हमने आपको बताया था बादल क्यों फटते हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बादल फटने की वजह क्या है। कुछ सालों में हुआ क्या, उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इनके पीछे है उत्तराखंड का टिहरी बांध। टिहरी बांध बनने के बाद से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले यहां भागीरथी नदी फैली हुई थी, लेकिन बांध बनने के बाद से बड़ी संख्या में पानी यहीं इकट्ठा होता है और एक जगह पर इतने पानी भरने की वजह से एक रीजन ये है, कारण ये है, मानसून में ये बादल पानी को सह नहीं पाते, इसलिए फट जाते हैं। एक जगह बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है बांध बनने से। पूरे उत्तराखंड में कई जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इनकी वजह से नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोका जा रहा है और इसकी वजह से भी बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही बादल फटने के पीछे दूसरी वजह वनों की असमानता भी है। उत्तराखंड में 70% वन है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ नाम मात्र कुछ है। ऐसे में मानसूनी हवाओं को मैदान में बरसने का माहौल नहीं मिलता है। इसी वजह से पहाड़ों पर घने वन क्षेत्रों में टकराकर बादल फट जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पेड़ की जरूरत सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती है, बल्कि पेड़ मैदानी इलाकों के लिए भी काफी जरूरी होते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जब बादल फटा वहां जो लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। सर, एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। पत्थर का था ये, तो इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया हुआ। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, तो उसके बाद नॉर्मल वाटर था। और आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं किन्नौर हिमाचल प्रदेश की, वहां भी बादल फटने की खबर है और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। किन्नौर में हालात देखिए जरा, रेस्क्यू के लेकर वहां सेना पहुंची है, लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। हिमाचल उत्तराखंड के बाद आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हालात क्या है देखिए, प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज में घरों में पानी भरा हुआ है। ये सब रिहायशी इलाके आप देख रहे हैं जो
लगभग डूबे हैं और रेस्क्यू के लिए टीमें इलाकों में पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज के अलावा दूसरी धर्मनगरी देखिए, बनारस, वाराणसी की तस्वीर, जहां घाट डूब गए हैं, मंदिर डूब गए। अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। बिजनौर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और बहराइच 4 जिले ये हैं। इसके अलावा मूव कीजिए इसे, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और गाजीपुर, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, हमीरपुर, आगरा, औरैया, वाराणसी, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। यूपी सरकार ने बाढ़ का प्रकोप 24 जिलों तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ में जलमग्न हो गए। 500 से ज्यादा मकानों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोग सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए, जबकि 41,000 लोग शरणालय में रहने को मजबूर हैं। सीएम योगी खुद बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। योगी ने औरैया और आगरा का हवाई सर्वेक्षण किया है। मंत्रियों को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने को कहा गया है। 11 मंत्रियों की टीम 11 बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और यूपी में गंगा, यमुना समेत तमाम नदियां खतरे को पार कर गई हैं। नदियों के किनारे बसे गांवों को लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। फिलहाल यूपी में बाढ़ के हालात पर सीएम योगी सतर्क हैं और योगी ने टीम 11 बनाकर प्रभावित जिलों में भेजे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, कल मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध वालों पर कड़ा एक्शन होता है और अब एक महिला जो पीड़ित है वो योगी को शुक्रिया कह रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद से अपराधियों पर एक एक्शन सबसे ज्यादा होता है कि उनका एनकाउंटर। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी, जो महिला जा रही है मुरादाबाद की, जिसके साथ छेड़छाड़ की एक लड़के ने आकर और उसके बाद भाग खड़ा हुआ यहां से। यह आदिल सैफी का एनकाउंटर हो गया। ये देख रहे हैं बिस्तर पर लेटा है, यही अश्लीलता करने वाला है। ये वो जगह है जहां एनकाउंटर हुआ आदिल का। आदिल को पुलिस खोज रही थी इस हरकत के बाद, महिला के साथ छेड़छाड़ की आदिल ने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, कह रहा है अब नहीं करूंगा, सॉरी। पुलिस ने जब सवाल पूछा है तो आदिल कह रहा है गलती नहीं करूंगा, लेकिन मुस्लिम पीड़ित महिला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रही है आदिल के एनकाउंटर के बाद। सुनिए। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए इतनी हेल्प करी, पुलिस वालों ने भी और योगी जी ने भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए इतनी हेल्प करी, पुलिस वालों ने भी और योगी जी ने भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी। अब आइए पूरी घटना आपको बताता हूं, जो मुस्लिम महिला योगी और योगी की पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही है। मुरादाबाद में छेड़खानी का मामला रविवार का है। शाम 6 बजे के करीब महिला सब्जी लेने निकली थी। सुनसान गली में युवक ने पीछे से उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में हो गया। महिला ने भी इलाके के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी युवक की पहचान कर ली गई। सोमवार रात 12 बजे चेकिंग के दौरान आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से वो घायल हो गया। पुलिस की गोली आरोपी युवक के बाएं पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर की सूचना पर एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी कान पकड़कर माफी की गुहार लगाने लगा, कहने लगा अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे एक बार माफ कर दो। पुलिस की इस कार्रवाई पर महिला ने संतोष जताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा है। सुनिए जरा पुलिस को भी
एसपी मुरादाबाद क्या कह रहे हैं और पीड़िता को। एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पे एक व्यक्ति सवार था, वो जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। हमारी टीम ने उसको घेरने का प्रयास किया, वो भागता रहा। आगे उसमें नदी किनारे फिसलन थी, गाड़ी उसकी बाइक फिसल गई। उसके बाद उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें उसको पैर में गोली लगी, पूछताछ की गई और उसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं भाग रहा था, इसलिए चूंकि मैंने कल महिला के साथ बदतमीजी की थी, छेड़छाड़ की थी और इसलिए मैं पुलिस को देख के लगा कि पुलिस मुझे शायद मुझे पहचान कर मेरे पीछे लगी हुई है। घर से निकल के जा रही थी, सब्जी लेके आ रही थी सड़क से और गोलखोटी पे 3 तारीख को मेरे साथ में हादसा हुआ। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा, पीछे से आके मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। जब मैंने धुंध मचाया तो वो भाग गया। अब मेरा पुलिस में नागफनी थाने में मैंने रिपोर्ट कराई। उन्होंने शाम के टाइम में उसको पकड़ लिया, उसके पैर में गोली लगी है। जो योगी ने और पुलिस ने वायदा करा था, योगी जी ने और पुलिस ने, वो वायदा उन्होंने निभाया हमारी सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि उसको सख्त सख्त सजा दीजिए, जो कल के लिए और किसी बहन बेटी के लिए मतलब कुछ कर नहीं सक, परेशान नहीं करे, वो और कोई लड़का भी नहीं कर सकता। सख्त सख्त सजा दीजिए उसको। उनके लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं, मुरादाबाद पुलिस के लिए और योगी जी के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो मेरे लिए इतनी हेल्प करी, पुलिस वालों ने भी और योगी जी ने भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आइए अब आपको बताऊं, महिला योगी का शुक्रिया कह रही। उत्तर प्रदेश में अपराध का हाल क्या है यह मैं आपको बताऊं। योगी राज में 85% अपराध कम हुआ है। योगी पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 8 सालों में यूपी में अपराध में कमी आई है। डकैती के मामलों में 84% की गिरावट है। लूट के मामलों में 77% से ज्यादा कमी आई है। माफिया अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और पिछले 8 सालों में 222 अपराधी पुलिस ने ढेर किए हैं, जबकि मुठभेड़ में 8000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। योगी सरकार में करीब 20,000 से ज्यादा इनामी अरेस्ट हुए हैं। यूपी में 80,000 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है और 930 अपराधियों पर 14,000 करोड़ की उनकी संपत्तियां जब्त हुई हैं। यूपी पुलिस कड़ी पैरवी करके अदालत से भी सजा दिला रही है। यूपी में 51 आरोपियों को कोर्ट से सजाए मौत का ऐलान हुआ है, जबकि 6,000 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ। यह आंकड़ा जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच है। फिलहाल यूपी में अपराध का योगी का 0 टॉलरेंस है अपराध पर। यूपी से एक और खबर भी है। एक और मंत्री जिनकी जुबान लहर जाती है बीच बीच में, उन पर आज किसी ने थप्पड़ चला दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, तस्वीर आप देख रहे हैं, कोई माला पहना रहा था, माला पहनाते पहनाते उसने थप्पड़ लगा दिया पीछे से। देखिए माला पहनाते ही पीछे से किसी ने लगा दिया है। और उसके बाद देखिए जिसने थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ मारने वाले की पिटाई हुई। उनके कार्यकर्ताओं ने उसे पीटा। आइए अब आपको पूरा वाकया बताते हैं। जैसे तैसे पुलिस उस शख्स को निकाल कर ले गई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हमला हुआ। दरअसल आरोपी युवक वहां मौर्य के स्वागत में खड़ा था। मौर्य जैसे ही वहां पहुंचे, युवक ने पीछे से उन्हें माला पहनाई और माला पहनाने के बाद लगे हाथ उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही मौर्य अचानक चीखे तो लोगों को मामला समझ में आया, जिसके बाद मौर्य के सुरक्षा कर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया। युवक की जमकर पिटाई की गई। उस युवक के साथ एक और युवक था, उसकी भी पिटाई हुई। किसी तरह वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को बचाया और वहां से बाहर निकला। दरअसल ये पूरा मामला रायबरेली के
मिल एरिया के सारस चौराहे का है। स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर जा रहे थे, स्वागत में सारस चौराहे पर लोग खड़े थे। सारस चौराहे पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उनका काफिला वहां रुक गया। लोग उन्हें माला पहनाने लगे और इसी दौरान एक युवक ने उन्हें पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। जानकारों के मुताबिक थप्पड़ मारने वाला कार्यकर्ता हिंदू संगठन से जुड़ा है। खबर है कि सनातन और योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से वो नाराज था और पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक का नाम शिवम यादव है, दूसरे का नाम रोहित द्विवेदी बताया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा पहला मामला नहीं है। 2 साल पहले भी मौर्य पर जूते से हमला हो चुका है। मौर्य पर लखनऊ में एक युवक ने उन पर जूता फेंका था। तब मौर्य एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक नई पार्टी बनाई है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। मौर्य 5 बार विधायक रहे हैं और 4 बार यूपी सरकार में मंत्री। मौर्य 2017 से 2022 के दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर अखिलेश की पार्टी में पहुंचे, लेकिन चुनाव हार गए। सपा छोड़ दी, अब अपनी पार्टी चला रहे हैं। सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। सनातन का विरोध कर रहे थे, हमला किया तुमने। उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, गाली गलौज की कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। तो तुम विरोध के ऊपर तुमने हमला किया है जी। रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की जिसपे पिछले कई दिनों से बवाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को फरमान। दरअसल SIR वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद की एक तस्वीर आपको दिखाऊं। लोकसभा में देखिए जय श्री राम और सलाम अस्सलाम वालेकुम हो रहा था। देखिए स्पीकर जब पहुंचे हैं तो बीजेपी के सांसदों ने उन्हें कहा जय श्री राम सर, तो दूसरी तरफ से सांसदों ने अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम भी बोला। सुनिए। और इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये वोटर लिस्ट को लेकर, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों को आप देख रहे हैं जो खड़े हैं। Function of the house. Let us discuss and debate. Don't disturb. सदन नहीं चलाना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते? और इसी तरह राज्यसभा का भी हाल था। आज राज्यसभा में भी SIR वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बवाल हुआ। आप बिल पे बोलिए सर, मतदाता का मामला SIR बहुत महत्वपूर्ण मामला है। नो दे आर स्टिल देयर। और फिर उसके बाद सदन के बाहर हंगामा हुआ। बाहर भी विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। और यह मामला आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई। क्या हुआ? सर्वोच्च अदालत में वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 65 लाख वोटर के नाम मांगे जिन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग उन वोटरों के नाम प्रस्तुत करे, लिस्ट को विवरण के साथ गैर सरकारी संगठन ADR को भी दे। कोर्ट ने इन 65 लाख मतदाताओं के विवरण 9 अगस्त तक मांगे हैं। दरअसल ADR ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट को चुनौती दी, जिसमें चुनाव आयोग SIR के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहा है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि 65 लाख नामों की डिटेल दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने EC से कहा कि हम प्रभावित होने वाले हर मतदाता से संपर्क करेंगे और आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।
आप शनिवार तक जवाब इस मामले में दाखिल करें और एडीआर को इसे देखने दें। हम देखेंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने एक वोटर लिस्ट जारी की है और अपनी वेबसाइट पर, जिसे चुनाव आयोग ने मसौदा लिस्ट बताया है, यानी किसी का नाम छूटा है तो बाद में जोड़ा जाएगा, अगर गलत नाम है तो उसे बाहर किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त भी दिया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कहना। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया, हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता हैं उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। ये तो सच्चाई है। जब अपना वो ठीक से 2-2 जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे। आइए आज की एक और बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने गाजा प्लान बनाया है। नेतन्याहू क्या करने वाले गाजा को लेकर पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद नेतन्याहू इस नतीजे पर पहुंचे। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लान बनाया है। खबर है कि नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की योजना बनाई है। उन्होंने सेना से गाजा पर कब्जे के प्लान पर काम करने को कह दिया है। फिलहाल गाजा के 75% हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। गाजा के बाकी 25% हिस्से पर भी इजरायली कब्जा चाहता है। ऐसे में संकेत यह है कि सेना कभी भी एक्शन ले सकती है। साथ ही नेतन्याहू के इस फैसले को रक्षा मंत्री का भी समर्थन हासिल है। इजराइल के वित्त मंत्री ने भी फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों मंत्री गाजा के इजराइल में विलय भी चाहते हैं। इसके पीछे गाजा में यहूदियों को बसाने की मंशा है। हमास ने इजराइल के बंधकों को अब तक नहीं छोड़ा है, तस्वीर जारी की। हमास के कब्जे में अब भी 22 इजरायली बंधक हैं। हमास के कब्जे में 27 बंधकों की मौत हो चुकी है और उसने समझौते के तहत 202 बंधकों को छोड़ा था। 7 अक्टूबर 2023 को 251 बंधक बनाए गए थे। खबर है कि नेतन्याहू के गाजा प्लान से सेना सहमत नहीं है। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने इस पर आपत्ति जताई है। इससे इजराइल में सरकार और सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। जमीर ने चेतावनी दी है कि इससे बंधकों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जमीर ने कहा है कि इससे इजराइल थकाऊ युद्ध में उलझ जाएगा। खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार सेना के इस तर्क से सहमत नहीं है। तो जल्द ही गाजा में कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।